तो वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीए सेमेस्टर 4 सेक पेपर 2 का क्वेश्चन। यह हमारा वीडियो का पार्ट 4 है। इससे पहले हम लोग 3 वीडियो बना चुके हैं, ठीक, जिसमें हम लोग 300 क्वेश्चन कर चुके हैं। यह हमारा वीडियो का पार्ट 4 है। इसमें हम लोग 100 क्वेश्चन करेंगे। 300 से 410 प्रश्न है इसमें, ठीक, यानी कि 110 प्रश्न इसमें कुल टोटल शामिल है। इसके बाद हमारा 5वां भाग आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक पेपर 2 बताने से पहले मैं आपको कुछ पेपर के बारे में जानकारी दे दूं कि सेक पेपर 2 जो होता है आपका, या सेक पेपर, या फिर आईसीएसई का पेपर, या डीएससी का पेपर, सेमेस्टर 5 या 6 में आपका डीएससी हो जाएगा। तो ये जितने भी पेपर होते हैं ना, ये सभी 40 मार्क्स के होते हैं और 10 मार्क्स आपको कॉलेज की तरफ से दिए जाते हैं। पासिंग मार्क्स इसमें आपका 13 होता है, जिसमें आपको रिटर्न में 40 नंबर का जो देते हैं, ऑब्जेक्टिव सभी का सभी आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो इसका उत्तर हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा जो है फारसी भाषा में लिखी थी। जहांगीर नामा कहा जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो पक्षियों का सबसे बड़ा जो चित्रकार था उसका नाम था मंसूर, ठीक। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो तानसेन का जो मकबरा है वह स्थित है आपका ग्वालियर में, ठीक। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो जो हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है अब्दुल रहीम खाने खाना को, ठीक। आप इसे रहीम के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? यह था आपका दसवंत, ठीक, दसवंत। अगला है दोस्तों कि शेर शाह ने असरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलाए, वे जिन धातुओं के बने थे उनके होते थे। तो ये जो रुपया चलाए थे असरफी, वे किन धातुओं के मिलकर बने होते थे? तो वे थे सोना चांदी और तांबा। सोना चांदी और तांबा के मिलकर बने होते थे, ठीक। तो दोस्तों देखिए, बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ यार। अभी खेत में आकर के वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ यार लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो। चलिए अब काम की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अकबर ने किसे कवि राय, कवि राय जो होता है मतलब कवियों का श्रेष्ठ या कविराज की उपाधि दी? तो अकबर जो है ना, बीरबल को, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर गलत है। यहाँ पे अबुल फजल होगा। कविराज की उपाधि अबुल फजल को दिया गया है। यहाँ पे अ है, लेकिन इसका उत्तर होगा अबुल फजल, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे मिस प्रिंट है। अगला क्वेश्चन है, 10 साला बंदोबस्त किससे संबंधित है? 10 साला जो बंदोबस्त है वह किससे संबंधित है? टोडरमल से। टोडरमल जो है अकबर के मतलब एक क्या था कि अर्थव्यवस्था का इकोनॉमिस्ट था, अर्थशास्त्री था टोडरमल, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि मुगल सत्यापत कला के संदर्भ में पिट्रा ड्यूरा का अर्थ क्या है? तो मुगल सत्यापत कला के संदर्भ में पिट्रा ड्यूरा का अर्थ क्या होता है? संगमरमर पर की गई चित्रकारी। क्या होता है? संगमरमर पर की गई चित्रकारी। अष्टप्रधान मंत्री परिषद, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? तो यह था आपका शिवाजी के शासनकाल में, छत्रपति शिवाजी, ठीक, जो कि मराठा सम्राट का सबसे शक्तिशाली सम्राट था। अगला है, शिवाजी को कर्म दर्शन का उपदेश देने वाले एवं शिवाजी के पुत्र संभाजी को मराठा को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित करने का उपदेश देने वाले मराठा संत कौन थे? तो उन संत का नाम था रामदास, समर्थ रामदास, ठीक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कमर अकड़ जाता है यार। दास बोध के रचनाकार कौन थे? तो दास बोध के रचनाकार कौन थे? समर्थ रामदास। अगला है, सन सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो सरंजामी जो प्रथा थी वह आपका मराठा भू राजस्व व्यवस्था का नाम था, सरंजामी प्रथा, ठीक। मराठा लोग जो ज़मीन का टैक्स लेते थे ना, तो उसी को कहा जाता था सरंजामी प्रथा, ठीक दोस्तों। तो अगला देखेंगे दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है कि भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? तो यह होगा पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने तो देखिए बहुत, पुर्तगाल जो बोलते हैं ना कि उसको क्या बोलते हैं, वास्को डी गामा भारत को खोजा, खोजा नहीं, वास्तव में भारत को डुबो दिया।
पुर्तगाल से वो यहाँ से तो मसाले ले जाया करता था और वहाँ से क्या लाता था हमारे पुर्तगाल से भारत के लिए नचनी लाता था, तो ये पीढ़ी पीने का लाता था, यही सब इन लोगों ने लाया है, ठीक ना। और हमसे यहाँ से अच्छी अच्छी चीज़ ले गए हैं, मेडिटेशन सीख के गए हैं, योगा सीख के गए हैं, आयुर्वेद सीख के गए हैं, और हम लोगों को ये सब दिए हैं, तंबाकू, नचनी, ठीक है, तो मूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन कि बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पे स्थित है, तो आपका लखनऊ में स्थित है। लखनऊ कभी जाइएगा तो इमामबाड़ा घुसिएगा, लगेगा कि हम कहीं खो गए हैं, ठीक ना। और मिर्ज़ापुर में तो बोला भी गया है कि इमामबाड़ा में खो जाएंगे, लेकिन कहते हैं इनका जीवन में अगर आपके साथ सही आदमी हो ना तो आदमी कभी खोता नहीं है, बस आपका साथी सच्चा होना चाहिए। आगे देखते हैं, किस राजपूत शासक ने जिस मुहसादी, क्या लिखा है जी, मुहम्मदासी मुहम्मद शाही, ठीक ना। तो ये देखिए फारसी भाषा का शब्द है इसलिए ऐसा हो रहा है। किस राजपूत ने जिच मुहद दासी नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सकें, तो यह बनाया था आपका मान सिंह ने, ठीक। अगला है, हवा महल कहाँ स्थित है, तो हवा महल आपका जयपुर में स्थित है। जयपुर कहाँ पे है, राजस्थान में। अगला है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाया था, तो जंतर मंतर को किसने बनवाया था, जय सिंह द्वितीय ने, ठीक ना। और यह दिल्ली में स्थित है जंतर मंतर। जाइएगा तो कभी घूमिएगा यार, वैसे मैं जाऊंगा तो आपको वीडियो तो दे ही दूंगा। अगला है कि गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, कहाँ पर स्थित है, तो यह है दतिया में। दतिया किस राज्य में है, तो ये मुझे मालूम नहीं, आपको खुद निकालना होगा। सभी चीज़ों, देखिए मैं भी सभी चीज़ थोड़ी हो जानता हूँ यार, कोई भी आदमी पूर्ण नहीं होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है, तो बीजगणित में जो है भास्कर जी को, भास्कराचार्य आपने नाम सुना होगा, उन जो पकड़ थी ना बहुत अच्छी पकड़ थी बीज गणित में, ठीक। भास्कराचार्य गणित, भारतीय गणितज्ञ का पिता भी कहा जाता है भास्कराचार्य को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, यानी कि सबसे पुराना बजाने वाला यंत्र क्या है, तो वीणा। वीणा जो सरस्वती माता के वादक यंत्र भी है वीणा, वही वीणा। अगला है, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है, तो यह एक पुस्तक है पृथ्वीराज विजय। इनके लेखक हैं दोस्तों आपके जैनक जी, ठीक। अगला है, किस सिख गुरु ने फारसी में ये क्या है जफरनामा लिखा था, तो किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु गोविंद सिंह ने। अगला है, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी, तो गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक जी की जीवनी लिखी थी। अगला है दोस्तों, हड़प्पा नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे, तो हड़प्पा नीति के अंतर्गत जो है झांसी, नागपुर और सतारा को कब्जे में कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था, तो आदि ग्रंथ जो है गुरु अर्जुन ने संकलित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने पड़ी, किसने रखी, यहाँ पे होना चाहिए, तो इसका रखा था 1835 के मैकाले के मिनट में लिखा है यार, मैकाले के समय में, ठीक ना। 1835 में लॉर्ड मैकाले जो थे उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली थी। अब आपको कोई पूछेगा ना कि भारत में अंग्रेजी किसने लाया, तो याद रखिएगा 1835 लॉर्ड मैकाले, ठीक। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है, तो ये जाता है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। अगला है, पलासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बंगाल कवि का कथन है, तो ऐसा कौन से बंगाल कवि कहते थे, ऐसा कहते थे आपका नवीन चंद्र सेन ने। अगला है दोस्तों कि किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी में 1765 से 1772 तक कंपनी के राज्य को दैत्य शासन के काल को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी, यानी कि जो 1765 से 1772 का काल था ना ईस्ट इंडिया कंपनी का, यह डाकुओं का काल था। तो ऐसा कौन कहते थे, ऐसा कहते थे आपका के एम
पनिक्कर ने, ठीक, KM पनिक्कर कहते थे कि ये डाकुओं का काल है, इतने से इतने समय का काल। अगला है रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा का प्राप्त किया था। कहाँ से प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा को प्राप्त किया। और यह कोहिनूर हीरा जो है अभी भारत से किसके पास है? चलिए, इंग्लैंड के पास है, ठीक ना। तो ये कोहिनूर हीरा हम लोग को लाना है यार, जब भी लाएंगे लेकिन लाएंगे इसको, ठीक ना। अगला है किसकी समाधि के कारण, किसकी समाधि के कारण न, ये क्या है, नंदेर गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। किसकी समाधि के कारण नंदेर गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो यह होगा आपका उत्तर गुरु गोविंद सिंह, ठीक। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। तो आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन क्या था? इसका था ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। अगला है वर्ष 1929 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो सती प्रथा का उन्मूलन जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। तो कुछ अंग्रेज भी थे जो है ना, अच्छे थे एकदम, ये नहीं कि अंग्रेज हो तो एकदम बुरा ही रहेगा हर काम में, कुछ कुछ अच्छे भी थे। अगला है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी, ठीक, जिसने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला है रामकृष्ण मिशन। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन जान लीजिए जो कि डीप क्वेश्चन है। स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या है मालूम है? उनका नाम था मूल शंकर। दयानंद सरस्वती तो उनको उपाधि दिया गया था, लेकिन मूल नाम था उनका मूल शंकर, ठीक। अगला है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो आप सभी को मालूम होगा विवेकानंद जी ने, स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला है आपका भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? तो भारत में जो है दास प्रथा दोस्तों 1843 ईस्वी में घोषित किया गया कि यह गलत है, दास प्रथा गलत है, इसे अवैध घोषित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? तो वे फेमस हुए थे अमेरिका का एक स्थान का नाम है शिकागो। शिकागो जो विश्व का सबसे अधिक व्यस्त बिजी एयरपोर्ट है, ठीक ना, हवाई पतन है, तो वहाँ पे उन्होंने भाषण दिया था, लेक्चर, जिसके कारण आज पूरे विश्व में स्वामी विवेकानंद जी का चर्चा है। अगला है कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में से तो चलिए कन्याकुमारी का, इसके लिए सॉरी चाहता हूँ, क्या करें इतना लंबा लंबा वीडियो बनाता हूँ ना। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में से किसके लिए समर्पित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका स्वामी विवेकानंद के लिए समर्पित है। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल, कन्याकुमारी कहाँ है? तो यह है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु में जाइएगा तो यह मिल जाएगा। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? तो यह स्थापना की गई थी 1828 ईस्वी में, बंगाल में, ठीक ना। बंगाल में एक जगह का नाम है बुंदुंग, वहाँ पे की गई थी। अगला है राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे दोस्तों शिव दयाल साहब, शिव दयाल साहब। अगला है निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो यह क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक ना, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला है, और स्वामी दयानंद सरस्वती का एक नारा भी था, वेदों की ओर लौटो, ठीक। अगला है वर्ष 1870 ईस्वी में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने की? तो यह की थी आपका केशव चंद्र सेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 343 नंबर, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? तो यह है आपका डेरोजियो को, डेरोजियो को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी? किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी? तो यह उत्तर हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक। विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्र का आंदोलन आध्यात्मिक पिता, तो भारत का आध्यात्मिक पिता कौन है? स्वामी विवेकानंद, और सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। अगला है अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड के प्रथम जनजातीय विद्रोह दाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जो 1767 से लेकर 1777 तक हुआ था। तो इसका क्या था? जगन्नाथ ढाल ने, ठीक, जगन्नाथ ढाल ने, ढाल विद्रोह जगन्नाथ ढाल। और एक आता है संथाल विद्रोह, तो वो हो जाएगा आपका सिद्धू कानू, ठीक ना। इसी प्रकार है आपका
आगे देखेंगे चुआर विद्रोह। चुहाड़ विद्रोह जो था वह जो 1769 से लेकर के 1805 ईस्वी तक चला था। ये इस विद्रोह में जल ये क्या है जी, जल जरती की सर्वप्रमुख भूमिका थी। किसकी? भूमिज की। तो चुआर विद्रोह भूमिज की। अगला है चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह के नेतृत्व किसने किया? तो चेरो विद्रोह का नेतृत्व किया था आपका चित्रजीत राय ने चेरो विद्रोह का। अगला है भोक्ता विद्रोह। तो यहाँ पे पूरा विद्रोह है। भोक्ता विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व मतलब कि सपोर्ट, इसका मेन लीडर कौन खड़ा हुआ था? तो भोक्ता विद्रोह का मेन लीडर जो नेता बना था वह था जयनाथ सिंह। अगला है घटवाल विद्रोह। तो घटवाल विद्रोह का नेतृत्व विभिन्न घटवाल सरदारों ने किया था। ये घटवाल सरदार किसके वफादार रैयत थे, यानी कि किसके वफादार किसान थे? तो मुकुंद सिंह का वफादार किसान थे। रैयत मतलब होता है दोस्तों किसान, ठीक। और मौजा मतलब होता है गांव। कोई पूछ देगा कि आपका मौजा कहाँ है, तो अपने गांव का नाम बताना है, ठीक। चेरो आंदोलन के नेता कौन थे? तो चेरो आंदोलन के नेता थे आपका भूषण सिंह। अगला झारखंड का पहला सुसंगठित एवं व्यापक जनजातीय विद्रोह था, तो यह था आपका कोल विद्रोह। अगला है झारखंड का वह क्षेत्र जो कोल विद्रोह से अप्रभावित रहा, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका हजारीबाग। हजारीबाग जो है कोल विद्रोह से मतलब कोल विद्रोह यहाँ पे नहीं हुआ था। अगला था कोल विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो कोल विद्रोह का तत्कालीन कारण था दोस्तों आपका, ये क्या है, कोल विद्रोह ना। तो इसका कारण था आपका गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासी महिलाओं के साथ की गई बदसलूकी, यानी कि जो आदिवासी लोग नहीं थे वो आदिवासी महिलाओं को क्या करते थे? बदसलूकी करते थे उनके साथ। अगला है कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने नहीं किया? तो कोल विद्रोह का नेतृत्व जो है आपका जतरा भगत ने नहीं किया था। अगला है कोल विद्रोह का दमन किसने किया? तो कोल विद्रोह का दमन विल किंगसन ने किया, ठीक। अगला है भूमिज विद्रोह का दमन किसने किया? तो भूमिज विद्रोह का दमन जो है डेंट ने किया। ये सभी तो क्वेश्चन आपको याद रहने वाले हैं नहीं, फिर भी एक बार रिपीट कर लीजिएगा, ठीक ना। अगला है और कुछ ही क्वेश्चन है ऐसे, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कानू ने किया था। संथाल विद्रोह जो 1855 से 56 तक चला था का तात्कालिक कारण क्या था? तो संथाल विद्रोह का तात्कालिक कारण था भागलपुर वर्धमान रेल परियोजना के तहत रेल बिछाने के काम में संथाल में बेगारी करवाना, ठीक ना। इससे संथाल लोग बेरोजगार हो गए, तो विद्रोह तो करेंगे भाई। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो वह था आपका मेजर बैरो ने हराया था, मेजर बैरो ने। और ये जो संथाल लोग थे ना केवल तीर और धनुष से ही देख लेते थे अंग्रेजों को। संथाल विद्रोह कब हुआ? तो मैं भी एक संथाली हूँ, ठीक ना, तो इसे हल्के में ना लीजिएगा। चलिए मजाक कर रहा हूँ। संथाल विद्रोह कब हुआ? तो संथाल विद्रोह हुआ था आपका 1855 में, और सिद्धू कानू ने किया था। निम्नलिखित में से किसको मुल्की यानी कि मातृभूमि की लड़ाई या मिल्की ज़मीन की लड़ाई भी कहा जाता है? तो सरदारी लड़ाई को मातृभूमि की लड़ाई कहा जाता है। अगला है सरदारी लड़ाई का विलय अंततः किसमें हो गया? तो सरदारी लड़ाई का विलय जो है अंततः किसमें हो गया? यह हो गया मुंडा उलगुलान में। अगला है दोस्तों खेरवार आंदोलन कब हुआ? तो खेरवार आंदोलन जो है आपका कब हुआ था? यह हुआ था आपका 1874 में। अगला है खेरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो खेरवार आंदोलन का नेतृत्व आपका भागीरथ मांझी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उलगुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? तो उलगुलान महाविद्रोह का जो जुड़ा हुआ है वह है बिरसा मुंडा। नाम याद रखिएगा, यह नेशनल फाइटर हैं, नेशनल फ्रीडम मूवमेंट। अगला क्वेश्चन है आपका उलगुलान आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ? तो उलगुलान जो आंदोलन हुआ है वह आपका बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आरंभ हुआ। अगला है मुंडा उलगुलान का तात्कालिक कारण क्या था? तो मुंडा उलगुलान का तात्कालिक कारण था 1894 का वन सुरक्षा कानून। अगला है बिरसा मुंडा ने किस वर्ष अपने को सिंह बोंगा का दूत यानी कि पैगंबर के समतुल्य यानी कि भगवान के समान, ठीक ना, घोषित किया? तो वह था आपका 1895, और बिरसा मुंडा को 25 वर्ष में ही शहीद हो गए थे अंग्रेजों से लड़ते लड़ते। अगला है बिरसा आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो वह था आपका
इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे पढ़ना ही नहीं है जब इनमें से कोई नहीं दे तो। अगला है बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र था खूंटी। खूंटी एक झारखंड का जिला है। अगला है मुंडा उलगुलान। मुंडा उलगुलान या मुंडा विद्रोह का दमन किसने किया? तो यह था आपका कमिश्नर फारबेस तथा डिप्टी कमिश्नर फील्ड ने। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। अगला है किसे धरती आबा के नाम से जाना जाता है? तो धरती आबा के नाम से बिरसा मुंडा जी को जाना जाता है। अगला है टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो टाना भगत आंदोलन की शुरुआत आपका अप्रैल 1914 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसके नेतृत्व में टाना भगत असहयोग आंदोलन में भाग लेकर पहली बार स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए? तो वह है आपका सिद्धू भगत। अगला है नवरतगढ़ का निर्माण नागवंशी राज ये क्या है दुर्जन साल ने कहाँ करवाया था? तो यह उत्तर हो जाएगा आपका दोईसा। अगला है पलामू किला झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो यह उत्तर हो जाएगा आपका लातेहार। अगला है चक्रधरपुर की राजवांडी स्थित है। अब यहाँ पे आपका पूरे झारखंड का क्वेश्चन से हट के अब आपका पूरा नेशनल लेवल पे आ गए। चक्रधरपुर की राजवाड़ी स्थित है। तो चक्रधरपुर की जो राजवाड़ी यानी कि राजाओं का गढ़ था वह था आपका पश्चिमी सिंहभूम। अगला है तेलियागढ़ी कहाँ स्थित है? तो तेलियागढ़ी स्थित है साहेबगंज में। अगला है छिन्नमस्तिका का मंदिर कहाँ स्थित है? आप लोगों में से बहुत लोग गए होंगे, मैं भी गया हूँ। छिन्नमस्तिका का मंदिर है आपका रामगढ़ में, और अब कभी चाहूँगा ना तो आपको वीडियो दूंगा, बड़ा ही सुंदर है दृश्य। अगला है जगन्नाथ मंदिर जिसमें जगन्नाथ सुभद्रा बलराम की मूर्तियां स्थापित हैं, यह कहाँ पे स्थित है? तो रांची में स्थित है जगन्नाथ मंदिर, ठीक ना। अगर और एक है जगन्नाथपुरी, एक है जगन्नाथ मंदिर और एक है जगन्नाथपुरी, ठीक ना। तो इसको गौर कीजिएगा, जगन्नाथपुरी आपका उड़ीसा में है भाई, पुरी में, और यह है रांची में जगन्नाथ मंदिर। अगला है कलेश्वरी मंदिर स्थित है। तो कलेश्वरी मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो कलेश्वरी मंदिर है आपका चतरा में। अगला है देवघर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया? तो यह करवाया गया था आपका पूरनमल द्वारा। अगला है दाऊद खां की मस्जिद किस जिले में है? तो दाऊद खां की मस्जिद है दोस्तों आपका लातेहार में। अगला क्वेश्चन है GEL चर्च क्राइस्ट चर्च 1855 ईस्वी में कहाँ पे स्थापित हुआ था? तो यह स्थापित हुआ था रांची में। अगला है कजली कब गाया जाता है? तो कजली गाया जाता है दोस्तों आपका वर्षा ऋतु में, ठीक ना। कजली गाया जाता है, आजकल तो सब भूल गए हैं जी। टांगीनाथ केंद्र कहाँ पर था? तो यह था पशुपता संप्रदाय से। अगला है शासक पूरनमल के द्वारा निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण करवाया गया? तो शासक पूरनमल के द्वारा जो है दोस्तों देवघर स्थित बाबा धाम का मंदिर बनवाया गया था, और सावन के मौसम में काफ़ी लोग बाबा धाम की यात्रा करते हैं। अगला है आंजन धाम झारखंड के किस जिले में है? तो आंजन जो धाम है ना यह आपका गुमला जिले में स्थित है। अगला है जादूपटिया चित्रकारी किस जनजातियों में विशेष लोकप्रिय है? तो जादूपटिया जो है चित्रकारी यह आपका कहाँ पे है? संथाल में। अगला है स्त्री पुरुष संबंध से संबंधित चित्रकारी है। तो स्त्री पुरुष से संबंधित चित्रकारी कहाँ पे है? आपका कोहबर में स्थित है। पशु पर्व से संबंध रखने वाली चित्रकारी है। तो पशु पर्व से संबंध रखने वाली चित्रकारी को हम लोग सोहराय बोलते हैं, जो कि दीपावली के समय मनाया जाता है सोहराय को। अगला है जादूपटिया शैली के चित्रकार को संथाली भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसे संथाली भाषा में जादो कहा जाता है, जादो। अगला है निम्नलिखित में से किस चित्रकला में पशुपति को सांड की पीठ पर खड़ा चित्रित किया जाता है? तो यह किया जाता है आपका सोहराय में। अगला है जनजातियों की प्रसिद्ध स्थानीय चित्रकला शैली सोहराय किस पर्व से जुड़ी हुई है? तो यह जुड़ी है आपकी सोहराय से। अगला है कि निम्नलिखित में से किस चित्रकला में जंगली जीव जंतुओं एवं पक्षियों और पेड़ पौधों को उकेरा जाता है, ठीक ना। तो सोहराय देखिए झारखंड का बहुत फेमस पर्व बोलते हैं यार, मैं भी अपना जो लैंग्वेज है खोरठा उसी पे बात करने लगता हूँ, पर्व है। तो चला आगू बढ़ाइए, अब हम हिंदी पे बोलेंगे, थोड़ा थोड़ा कभी कभी खोरठा भी बोल लेंगे। निम्नलिखित में से किस कला में प्राकृतिक परिवेश और स्त्री पुरुष संबंधों के विविध पक्षियों का चित्रण होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा
आपका यानी कि कोहबर। अगला है दोस्तों, कोहबर चित्रकला शैली से संबंध कौन सा कथन सत्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका द उपयुक्त सभी। अब पढ़ लीजिए, यह चित्रकारी विवाह के मौसम में गाई जाती है। इनमें से देवी देवताओं का चित्रण मिलता है। इसमें घर आंगन में ज्यामितीय आकृतियाँ, पेड़ पौधे तथा पत्तों आदि का चित्र बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 399, जापी लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो जापी लोकगीत जो है आपका किस अवसर पर गाया जाता है? यह गाया जाता है आपका विवाह के समय। अगला है नवात्र अर्थात नया अन्न खाने के उपलक्ष्य में गाया जाने वाला गीत। तो यह है आपका कर्मा। अगला है गोपी यंत्र किस तरह का वाद्य यंत्र है? तो गोपी यंत्र किस तरह का वाद्य यंत्र है दोस्तों? तो यह है आपका सुशिर। बट क्या बताएं यार, बैठ बैठ के ना। अगला क्वेश्चन है आपका टुईला किस तरह का वाद्य यंत्र है? तो यह है आपका तंत्री। मांदर किस तरह का वाद्य यंत्र है? तो हम लोग खोरठा भाषा में बोलते हैं ढोल मांदर बाजलो। तो अगला है मांदर, एक ढोलक की तरह होता है, किस तरह का वाद्य यंत्र है? तो यह है आपका सुशिर। अगला है छऊ नृत्य, जिसे मतलब कि एक क्या होता है, एक आदमी मुखोटा पहन के डांस करता है। छऊ नृत्य का जन्म कहाँ हुआ? तो यह हुआ था आपका इनमें से कोई नहीं, सरायकला, मयूरभंज, पुरुलिया, इनमें से कहीं नहीं। तो छऊ नृत्य जो है मुख्यतः आपका झारखंड और पश्चिम बंगाल में खेला जाता है छऊ नृत्य को। अगला क्वेश्चन है झारखंड के सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? तो यह होगा आपका छऊ नृत्य। यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे जादू नृत्य दिया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा छऊ नृत्य, ठीक है। छवा नाच, छवा नाच बुझ लिया ना, छवा नाच, छवा नाच बोला जाता है या और हिंदी में छऊ नृत्य कहा जाता है। अगला है झारखंड के किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली? तो यह उत्तर होगा दोस्तों आपका कैका। अगला है सैनिक वेश धारण कर किया जाने वाला झारखंड का एक लोक नृत्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पैका नृत्य। देखिए यहाँ पे टोटल हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है जट जटिन लोक नाट्य किसके वैवाहिक जीवन को दर्शाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा आपका ब राम सीता। अगला है दोस्तों भाई बहन के पवित्र प्रेम को संबंधित लोक नाटक क्या है? तो यह उत्तर हो जाएगा आपका जट जटिन। दोस्तों इतने वीडियो मैं आपको बड़ी मेहनत से बनाता हूँ यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप हमारे वीडियो पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब तो करके जाइएगा। आपको बीए के किसी भी सेमेस्टर का कॉपी चाहिए, चाहे किसी भी सेमेस्टर आपका कोई भी ऑनर्स क्यों ना हो का, बीए में कोई भी ऑनर्स कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा पिछले वर्षों का। तो आप जा कर के देख सकते हैं। और अगर आपका कोई दोस्त बीए में पढ़ता हो तो उन तक भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए थैंक यू, पढ़िए अपने हक के लिए लड़िए। और हाँ, अब आप सेमेस्टर 4 में आ चुके हैं, यानी कि अब आप 18 साल के एज क्रॉस कर चुके हैं, 20-21 के होने वाले होंगे। तो दोस्तों अब आप अपना खर्चा जो है स्वयं उठाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि उम्र के साथ साथ जो है ना जिम्मेवारियाँ भी बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों अपना खर्चा स्वयं उठाइए और पढ़िए, कुछ कीजिए, खाली मत बैठिए। बेरोज़गार व्यक्ति हमें क्या, किसी को भी, किसी भी माँ बाप को पसंद नहीं होता है अपना बेटा बेरोज़गार, कि मेरा बेटा 18-20 साल का हो जाए और वह बेरोज़गार बैठा रहे घर पे, केवल पढ़ाई करता रहे। देखिए अगर आपकी स्थिति ख़राब है ना दोस्तों, तो आप पढ़ाई के साथ साथ काम भी कीजिए, जहाँ तक मेरा फैसला है, बाकी आपकी मर्ज़ी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू।